हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूँ बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। अगर हम एक वायर को स्ट्रेच करना शुरू करें तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, ये हम एक ग्राफ की हेल्प से स्टडी करेंगे। हम फाइनली एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे जिसमें वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेन। ये आपके नोट्स में अवेलेबल है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर। क्या ये थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन रहेगा जैसा हुक्स लॉ ने प्रिडिक्ट किया, या आगे डेविएट करेगा, ये सब चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर होंगी। सबसे पहले हम स्टडी कैसे करेंगे। एक वायर लीजिए, एक वायर को किसी रिजिड सपोर्ट से आप हैंग कर दो, ठीक है। सपोज वी हैव अ वायर, ये एक वायर है जिसको मैंने हैंग कर दिया एक रिजिड सपोर्ट के साथ, ठीक है। इसके नीचे एक पैन लगा देते हैं। ये पैन क्यों? क्योंकि अगर वायर को स्ट्रेच करना तो हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। हम वन बाय वन इस पैन में वेट ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे वेट ऐड करेंगे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी, वायर स्ट्रेच होगी, एज ए रिजल्ट रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रही होगी, नो डाउट्स। तो ये हमारी वायर है। हाँ, इस वायर के सामने हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लगा देंगे, मीटर स्केल, ताकि हमें इस वायर की नेचुरल लेंथ भी मिल जाए और जैसे जैसे वायर स्ट्रेच होती जाएगी हमें डेल्टा एल की वैल्यू भी मिलती जाएगी, वायर में कितनी एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे सब पास एक मीटर स्केल है, जिस मीटर स्केल के ऊपर कैलिब्रेशंस होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे जैसे नॉर्मल मीटर स्केल पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहेगा। ये पॉइंटर इसकी नेचुरल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे आप वेट ऐड करेंगे ये वायर स्ट्रेच होगी तो पॉइंटर नीचे जाएगा। पॉइंटर नीचे आ गया तो जितनी लेंथ स्ट्रेच हुई वो क्या होगी, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ एल ऑलरेडी आपको पता है, डेल्टा एल आपको मिल गया। सॉरी, ये एल है, ये ओरिजिनल लेंथ थी। जैसे आपने वेट ऐड किया ये वायर स्ट्रेच हुई, ये पॉइंटर नीचे गया, इस सिचुएशन में ये आ गए तो डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई। डेल्टा एल और एल दोनों पता, तो इसका मतलब आपको स्ट्रेन मिल गया। रही बात स्ट्रेस, तो आप इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर सकते हैं। कैसे? स्क्रू गेज की हेल्प से आप इसका डायमीटर मेजर करेंगे और एरिया होता है पाई इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 4। तो आपको इस वायर का डायमीटर मिल गया, डायमीटर मिलने के बाद एरिया मिल गया। अब रही बात जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल। जितना वेट आप यहां पे ऐड करेंगे mg के इक्वल, ठीक है, वेट mg, जितना मास ऐड करेंगे इनटू जी। ये अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स भी इतनी ही होगी। फोर्स को जब आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको मिलता जाएगा, आप ग्राफ प्लॉट करते जाए। पहले एक छोटा सा मास ऐड करें, थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेन आ गया, उसकी वैल्यू को प्लॉट करें, फिर वेट ऐड करते जाएं, वायर और स्ट्रेच होती जाएगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ते जाएंगे। तो आप जब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले बेटा अगर ये ग्राफ आप याद रखेंगे, ग्राफ अपने आप में खुद ही इंफॉर्मेशन दे देता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इसके साथ आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये ग्राफ चलेगा स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। तो ओ से लेकर ए तक इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्रोपोर्शनल लिमिट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज नॉट इलास्टिक लिमिट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है कि जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हालांकि हुक्स लॉ में हमने कहा था विद इन हुक्स लिमिट कहो या इलास्टिक लिमिट, लेकिन इलास्टिक लिमिट इससे भी थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर रही है। अगर अब आप और थोड़ा स्ट्रेस ऐड करो, मतलब और वेट ऐड करो, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो गया ग्राफ, ठीक है। तो पॉइंट बी तक अगर आप वायर को अनलोड करेंगे तो वायर ओरिजिनल लेंथ पूरी तरह से रिस्टोर कर लेगी। तो इसका मतलब पॉइंट बी तक दिस इज इलास्टिक लिमिट। क्या है? इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट। क्या फर्क है दोनों में? प्रोपोर्शनल लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इलास्टिक लिमिट तक अगर आप वायर को अनलोड करते हैं, जैसे आप वायर को अनलोड करेंगे आप क्या देखेंगे, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर कर पा रही है, तो यहां तक इसकी इलास्टिक लिमिट है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब बेटा अगर आप और ज्यादा वेट ऐड करते हैं, पॉइंट बी के बियॉन्ड आप इसको स्ट्रेच करते हैं,
तो बी से आगे स्टार्ट हो जाएगी प्लास्टिक लिमिट। अगर इससे ज्यादा वायर को स्ट्रेच करें और वेट ऐड करें तो वायर जैसे आप अनलोड करेंगे तो वायर पूरी तरह रिस्टोर नहीं करेगी। तो वायर जैसे इस लिमिट के बियॉन्ड थोड़ा सा आगे गए, यहां तक पहुंच गया ग्राफ, अब आप वायर को पूरी तरह अनलोड भी कर दो तो वायर ओरिजिनल लेंथ को पूरी तरह रिस्टोर नहीं कर पाएंगी, मतलब अब हम इलास्टिक लिमिट को पार कर चुके हैं। तो अगर यहां कहीं बी से थोड़ा आगे जाके आप वायर को अनलोड करना शुरू भी कर दो तो आप क्या देखेंगे, जब ये वापस जाएंगे तो ये ग्राफ इसी पाथ के अलोंग ना जाके इसी के पैरेलल इस तरह के पाथ को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा, ये पॉइंट ओ डैश पे आके टच करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ स्ट्रेस हमने जीरो कर दिया, हमने सारा वेट हटा दिया, बट स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेन बचा रह गया ओ से लेके ओ डैश। इसे हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, फोकस कीजिएगा इस पे। ये डेफिनेशंस आपके नोट्स में लिखी हैं, लेकिन परमानेंट सेट होता क्या है? परमानेंट सेट अगर आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, इट इज परमानेंट रेजिडुअल स्ट्रेन। परमानेंट रेजिडुअल स्ट्रेन, जो स्ट्रेन हमेशा बचा रह जाएगा, ये स्ट्रेन कभी भी गायब नहीं होगा। कब? इट इज परमानेंट रेजिडुअल स्ट्रेन रिमेनिंग even after the removal of deforming forces, but कब? when wire is stretched beyond elastic limit। इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया तो क्या होगा, अब वायर पूरी तरह ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर नहीं करेगी। अब आप सारा वेट हटा दो, सारा स्ट्रेस हटा दो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन बचा रह जाएगा। दैट परमानेंट रेजिडुअल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट। समझ आ गया? वायर को इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच करो, अब रिलीज करो, अब थोड़ा सा स्ट्रेन बचा रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट, राइट? चलिए, लेकिन अगर हम इससे भी आगे बढ़ते, ये पॉइंट सी था जहां पे मैंने वायर को अनलोड किया, अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जल्दी एक पॉइंट आएगा डी, जिसके बियॉन्ड ये ग्राफ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कई बार हम इस तरह से भी शो करते हैं, आप कैसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट डी को हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। What is yield point? Beyond this point, without any further increase in stress, strain increases। stress नहीं बढ़ा लेकिन strain बढ़ना शुरू हो गया, मतलब और वेट ऐड किए बिना ही, बिना फर्दर वेट ऐड किए वायर खिंचती चली जा रही है। अब आप और वेट नहीं ऐड कर रहे इस पैन में, जो पैन आपको दिख रहा है सामने, इस पैन में और वेट आप नहीं ऐड कर रहे, लेकिन स्टिल वायर अपने आप खिंचना शुरू हो गई। देखिए वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेस कांस्टेंट है। स्ट्रेस तभी बढ़ेगा जब आप वेट और ऐड करेंगे, लेकिन उसके बिना ही स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो गया, वायर अपने आप खिंचना शुरू हो गई। इस सिचुएशन में वायर डेवलप्स, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। वायर डेवलप्स नेक्स एंड वेस्ट, नेक एंड वेस्ट हम इसको बोलते हैं, या कॉन्स्ट्रिक्शंस कहिए, कॉन्स्ट्रिक्शंस कहो या नेक्स एंड वेस्ट। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वायर अपने आप खींचती जा रही है, ठीक है? तो ये था पॉइंट डी। इसके बियॉन्ड खींचते खींचते अगर यही वायर हमारी खींचते खींचते मान लीजिए ये वायर अपने आप यहां पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था, ये पॉइंट ई पे आ गई। अब आपने कहा क्यों ना थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा ऐड करके देखें। जैसे ही आपने थोड़ा सा वेट ऐड किया तो स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जल्दी ही वायर टूट गई। दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। एफ इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। ये वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जो स्ट्रेस मतलब जैसे ही आप इस स्ट्रेस पे पहुंचेंगे तो वायर अपने आप टूट जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट, राइट? ओ से बी तक प्लास्टिक इलास्टिक लिमिट थी, लेकिन बी से लेकर एफ तक, एफ को आप फ्रैक्चर पॉइंट भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रेंज या फिर प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक रेंज या फिर प्लास्टिक लिमिट। गॉट इट? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई, व्हाट इज परमानेंट सेट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इलास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, इस ग्राफ को अच्छे से क्रैम कर लेना, एक एक चीज इसकी, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना, ठीक है? कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। पॉइंट ओ से ए तक, यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, लेकिन पॉइंट बी तक इलास्टिक लिमिट है, मतलब यहां तक वायर को अनलोड करोगे तो ओरिजिनल लेंथ रिस्टोर करेगा। बी को पार करके आगे चले गए, अब वायर को अनलोड करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा
परमानेंट स्ट्रेन इसमें बचा रह जाएगा, स्ट्रेस जीरो हो गया लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, जिसको हमने नाम दिया परमानेंट सेट। इसके बियॉन्ड थोड़ा और आगे बढ़ोगे, अगर आप और वेट ऐड करते हो, जल्दी एक पॉइंट मिलेगा यील्ड पॉइंट, एट विच वायर बिगिंस टू यील्ड या फ्लो, जैसे लिक्विड फ्लो करता है। आप वेट ऐड नहीं कर रहे लेकिन धीरे धीरे वायर अपने आप खींचती जा रही है। तो वायर डेवलप्स नेक्स्ट एंड वेस्ट इन दिस रीजन। उसके बियॉन्ड अगर आप ई पॉइंट तक आ गए, फिर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ाया, थोड़ा वेट ऐड किया, तो वायर टूट गई। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट, राइट। तो चलिए बेटा, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और हैं। सबसे पहले इस कर्व के बेसिस पे आप मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स के केस में, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स के केस में ये ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो, डक्टाइल वो है जिसको आप पतली पतली वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जिसको आप पतली पतली वायर्स में ड्रॉ कर सकें, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो इसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा? तो बेटा जी, इसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा होगा, ये O टू A, फिर A टू B, फिर C, लेकिन इसके बाद लार्ज प्लास्टिक रेंज और फिर जाके ब्रेकिंग पॉइंट। क्योंकि प्लास्टिक रेंज लार्ज है, जब आप खींच के वायर बना रहे हैं तो ये इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। क्योंकि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर होता तो जैसे ही छोड़ते तो वायर वापस आ जाती। अगर आपने इसको लंबी वायर बनाना है तो ये प्लास्टिक रेंज में होगा, लेकिन मटेरियल टूटेगा नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर होगा। तो डक्टाइल मटेरियल्स के केस में ग्राफ ऐसा होगा। इसमें क्या चीज है? लार्ज प्लास्टिक रेंज, लार्ज प्लास्टिक रेंज। लेकिन अगर आप ब्रिटल मटेरियल्स की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल को जैसे इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, वो जल्दी ही टूट जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल्स के केस में ये इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, और जल्दी ही यहाँ पे एफ आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस केस में स्मॉल प्लास्टिक रेंज होगी, स्मॉल प्लास्टिक रेंज, राइट। तो समझ आ गया? ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं। अब एक तीसरी तरह के मटेरियल्स होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इलास्टोमर्स। जैसे रबर बैंड, हमारी वेन्स, ऑल दीज आर इलास्टोमर्स, दीज आर इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है इलास्टोमर्स। तो बेटा, इलास्टोमर्स के केस में अगर यही ग्राफ हम प्लॉट करें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, लिखने राउंड स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि शुरुआत में अब स्ट्रेस कम डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, वायर खिंच रही है, वो मटेरियल खिंच रहा है, लेकिन स्ट्रेस कम डेवलप हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कम आ रही है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। या ऐसा कोई, इस ग्राफ की स्लोप देखें, हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो इसकी स्लोप लगातार बढ़ती जा रही है कि नहीं? इसकी स्लोप बढ़ रही है ना। अगर इसकी स्लोप बढ़ रही है और इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ रहा है। शुरुआत में कम शो किया, बाद में ज्यादा। या सिंपल वर्ड्स में ऐसा कहो, पहला अगर स्ट्रेन है, मान लीजिए इतना स्ट्रेन आया, इस स्ट्रेन में स्ट्रेस कम डेवलप हुआ, अगले उतने ही स्ट्रेन में स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा। या पहला 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में स्ट्रेस कम डेवलप होगा, अगला 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा, अगले 1 सेंटीमीटर में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। क्यों? ये कौन से मटेरियल्स हैं? इलास्टिक, रबर बैंड, हमारी वेन्स, इस तरह के, जिसको आप नॉर्मली इलास्टिक वर्ड, नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में इलास्टिक वर्ड जिसके लिए हम यूज करते हैं, ये वो मटेरियल्स हैं इलास्टोमर्स। दीज आर बेसिकली इलास्टोमर्स। एक्चुअली इसमें बड़े लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉर्मली किसी भी मटेरियल में मैंने बताया इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे होता है मॉलिक्यूल्स। बढ़ाओगे, खींचोगे तो इनकी टेंडेंसी होगी वापस इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे आने की, तो ये लेंथ को रिस्टोर करेंगे। जबरदस्ती प्रेस करोगे तो रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करेगी, वापस वहीं आएगी। इलास्टोमर्स आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये लॉन्ग चेन्स किस तरह से होती हैं? ये लॉन्ग चेन्स आपस में ट्विस्ट हो चुकी होती हैं, इस तरह से बेटा, इस तरह से। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, फिर उसके बाद ये आपस में जैसे एक थ्रेड को ट्विस्ट करके, जैसे आप ढीला छोड़ो तो आपस में इंटरमिंगल हो जाता है ना, ठीक वैसा ही ये इस तरह से ट्विस्टेड है। तो शुरुआत में जब आप फोर्स लगाते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, तो पहले तो ये अनफोल्ड हो रही है। क्योंकि ये अनफोल्ड हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा नहीं लगाती, हल्की सी लगाती। जब ये पूरी तरह अनफोल्ड हो गई लॉन्ग चेन्स, अब इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ रही है। जब इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ाओगे
तो अब लार्ज रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो शुरुआत में जब थोड़ा खींचा, थोड़ा स्ट्रेच दिया, पहला 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो पहले ये चेन अनफोल्ड हो रही थी, और फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं इस थोड़ा एक लिमिट के बियॉन्ड, तो अब ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, इसलिए यहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता स्ट्रेन के, स्ट्रेस लगातार बढ़ता जाता है, जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है। सो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। या एक और तरीके से हम कह सकते हैं इलास्टोमर वो मटेरियल है जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है, जिनमें स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनको अपनी ओरिजिनल लेंथ के 20 टाइम्स तक भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जनरली इलास्टोमर्स में डेल्टा एल इज ऑफ द ऑर्डर, आप मतलब इतना दिया जा सकता है, ओरिजिनल लेंथ के 20 टाइम्स आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बाकी मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स, राइट। तो ये हो गया इलास्टोमर्स। इसके साथ कुछ छोटी छोटी टर्म्स हो रहे हैं बेटा। एक टर्म है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और एक टर्म है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, वैसे आपके नोट्स में भी है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है बेटा, वायर को स्ट्रेच करो तो वायर रिस्टोर तो करेगी ओरिजिनल शेप, बट रिस्टोर करने में थोड़ा सा वक्त लेगी, थोड़ा सा वक्त लेगी। ये जो टाइम लैप्स आ जाता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सो व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, अगर आपसे कोई पूछे, इट इज टेम्परेरी डिले, नॉट अ परमानेंट डिले, टेम्परेरी, टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी डिले इन रीगेनिंग ओरिजिनल शेप, in regaining original shape, size or configuration, that is called as elastic after effect. Fine. So temporary delay in regaining original shape is called as elastic after effect. और एक है इलास्टिक फटीग। बेटा फटीग नॉर्मली होता है थकावट, हमारे मसल्स में भी फटीग हो जाता है जब हम बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करें बड़ी तेज रेट पे, आप पहाड़ चढ़ के आए हैं, बहुत तेज कोई काम किया है, तो हमारे मसल्स में फटीग हो जाता है, वो काम करने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और उसका इलाज क्या है, हम रेस्ट करते हैं। एक्चुअली फटीग क्या होता है, फटीग क्यों होता है हमारे मसल्स में, जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बहुत हाई हो, बड़े तेज रेट पे हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन होती है बॉडी के हर एक सेल में। रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन हर एक सेल में हो रही है। जब फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं हम एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो, ज्यादातर को पता होगा, और दूसरा होता है एनएरोबिक। तो जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बहुत हाई हो, बड़ी तेज एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए जब हम थोड़ा तेज वर्कआउट करते हैं पहले हमारी सांस फूलती है क्योंकि तेज ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। बट स्टिल अगर वो सप्लाई सफिशिएंट ना हो तो वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है लैक्टिक एसिड, जो हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट की फीलिंग या मसल्स में जो पेन होती है वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से। इसका इलाज क्या है, कुछ नहीं, आप रेस्ट करो, ये अपने आप ठीक हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है, राइट। वैसे इलास्टिक फटीग, किसी इलास्टिक बॉडी को, किसी मटेरियल को बार बार स्ट्रेन दो, बार बार स्ट्रेन दो, तो वो थक जाती मतलब वो थोड़ी देर के लिए अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है। जैसे आपने देखा होगा किसी वायर को तोड़ने के लिए नॉर्मली एक बार बेंड करें तो ये वापस आ जाते हैं, रिस्टोर कर लेते हो, लेकिन अगर आप बार बार करते रहे तो जल्दी ये वायर टूट जाती है, क्योंकि दिस वायर लूजेस इलास्टिसिटी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर करने के बाद उसको रेस्ट करने दो तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी, अपनी इलास्टिसिटी रिस्टोर कर लेगी। सो व्हाट इज इलास्टिक फटीग, इट इज टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। ऊपर टेम्परेरी डिले था, यहां टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी कब होता है, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग स्ट्रेन्स। रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग स्ट्रेन्स जब इसको बार बार दिए जाए, बार बार स्ट्रेन दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, राइट। टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग दूर कैसे होगा, अलाउ द बॉडी टू रेस्ट। जैसे हमारा फटीग मसल्स का रेस्ट करने से दूर होता है, अब बॉडी को थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन ना दो, फ्री छोड़ दो, तो इलास्टिक फटीग इसका अपने आप दूर हो जाएगा, ये अपनी इलास्टिसिटी रीगेन कर लेगी। तो समझ आया इलास्टिक फटीग। दैट इज वाई जितने स्टील ब्रिजेस होते हैं, अगर वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है तो बीच में कुछ टाइम के लिए
दिन में और रात में एक फिक्स पीरियड के बाद कुछ देर के लिए वहां पे ट्रैफिक क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ब्रिज को, क्योंकि बार बार उस पर स्ट्रेन आ रहा है। अब वो अपनी इलास्टिसिटी रिस्टोर करने के लिए हम उसको थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक फटीग। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। इसके साथ मैं आपके नोट्स पे चलता हूं, ये आपके नोट्स हैं। तो देखिए बेटा, ये तो पहला टॉपिक वही आ गया, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। देन डक्टाइल मटेरियल्स, लार्ज प्लास्टिक रेंज, ब्रिटल मटेरियल्स, स्मॉल प्लास्टिक रेंज, जल्दी ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, इलास्टोमर, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग। देन एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की नॉलेज से हमें क्या फायदा है, क्या एप्लीकेशंस है? सबसे पहले, द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ ए मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। दूसरा, थिकनेस ऑफ अ मेटेलिक रोप यूज्ड इन क्रेन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ गिवन लोड इज डिसाइडेड बाय द नॉलेज ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल ऑफ रोप एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो, जैसे मान लीजिए आपको एक रोप बनानी है, सपोज एक क्रेन के लिए आपको स्टील रोप बनानी है विच इज डिजाइन टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 10⁴ kg, 10,000 kg तक का लोड इसको लिफ्ट करना है। लेकिन जब हम डिजाइन करेंगे तो 10,000 के नहीं, 1,00,000 kg के लिए इंटू 10 कर देंगे, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 10। अगर आपको 1000 kg के लिए रोप बनानी है, 1000 kg लोड लिफ्ट करने के लिए, लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप 1000 को लेके नहीं 10,000 को लेके करेंगे। अगर 100 kg के लिए तो आप 1 टन के लिए बनाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब स्टील के लिए इलास्टिक लिमिट है बेटा 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टील के लिए इलास्टिक लिमिट है। तो पक्की बात, हम इससे ज्यादा स्ट्रेस इसको नहीं दे सकते। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके इक्वल होगी? जितना लोड इसको लिफ्ट करना है। तो देखो, अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड टू बी लिफ्टेड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वेट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस। लेकिन यहां लोड टू बी लिफ्टेड को मल्टीप्लाई करेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, दैट इज 10। देखो 10⁴ kg का लोड लिफ्ट करना है, लेकिन हम इसको डिजाइन करेंगे इंटू 10⁵ के लिए अपॉन, अब इस रोप का रेडियस कितना रखा जाए, तो इसका एरिया डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या होगा? πr²। ये वैल्यूज पुट करो, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू ये ऊपर है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वहां से आप कैलकुलेशन से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए इस वायर का। तो अगर आपको वायर की इलास्टिक लिमिट की जानकारी ना होती, इलास्टिसिटी की जानकारी ना होती, तो क्या आप ये वायर डिसाइड कर सकते थे इसका रेडियस कितना होगा? हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉर्मली हम 10 रखते हैं। क्लियर हो गया ये? वो बात अलग है कि 1.03 सेंटीमीटर की अब सिंगल स्ट्रैंड ना होके हम पतली पतली वायर्स को ट्विस्ट करके इस तरह से बनाते हैं ये वायर, क्योंकि हमें रस्सी बनानी है, हमें रॉड नहीं बनानी। अगर सिंगल स्ट्रैंड रखेंगे तो वो रॉड होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। अल्टीमेटली रेडियस इतना होना चाहिए, तो सिंगल वायर की जगह बहुत सारी वायर्स को ट्विस्ट करके हम ये रोप बनाते हैं, राइट। तो चलिए, ये हो गया। इसके बाद बेटा जी, ब्रिजेस आर डिजाइंड इन सच अ वे that they do not bend much or break under the load of heavy traffic, force of strong blowing wind and its own weight। हम ये सब चीजें, इलास्टिसिटी की नॉलेज होगी तो हम ब्रिजेस डिजाइन कर पाएंगे। यहां पे एक सिंपल सी एग्जांपल गिवन है बेटा। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर जो बीम होते हैं, हॉरिजॉन्टल पिलर्स, वर्टिकल पिलर नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले। आप कभी ध्यान से देखना अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को, तो आप क्या देखेंगे? उसकी थिकनेस भी कम होगी, मतलब लेंथ तो फिक्स्ड है। जैसे इन दो पोल्स के बीच में मुझे बीम लगाना, तो ये लेंथ तो फिक्स होगी, लेंथ फिक्स्ड है, लेकिन ब्रेड्थ वो कम होती है, डेप्थ ज्यादा होती है, क्योंकि डेप्थ से लोड बियरिंग एबिलिटीज की बढ़ती है। कैसे? इसके लिए एक सिंपल सा रिलेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4Y BD³। L हो गया लेंथ ऑफ द बीम, B हो गया ब्रेड्थ, D हो गया डेप्थ, Y हो गया यंग्स मॉडुलस, W हो गया इसके ऊपर जो वेट अप्लाई करेंगे, वेट रखेंगे, और डेल्टा हो गया इसमें डिप्रेशन। जैसे मान लो ये आपके सामने, ये सामने वाला क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इस बीम का, इसके ऊपर अगर आप सेंटर में एक वेट W रखते हैं, तो इसके सेंटर में थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा ना, इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे डेल्टा। तो जितना वेट ज्यादा होगा उतनी डिप्रेशन ज्यादा होगी। डिप्रेशन डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, कॉमन सेंस की बात है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ।
छोटे बीम के ऊपर लेंथ कम है, उतना ही लोड ऐड करोगे तो इसमें कम डिप्रेशन आएगी। लेंथ ज्यादा होगी तो उसके सेंटर में उतना ही लोड अप्लाई करोगे तो उसमें डिप्रेशन ज्यादा आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, कॉमन सेंस की बात है, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ क्यूब। ज्यादातर बेटा लेंथ फिक्स हो चुकी होती है भाई, इन दो कॉलम्स के बीच में हमें ये हॉरिजॉन्टल बीम लगाना है यहां पे। अब सवाल ये है कि इसमें किस तरह से हम क्या बढ़ाएं। देखो, थिकनेस बढ़ाओगे, डेप्थ बढ़ाओगे, ब्रेड्थ बढ़ाओगे तो मटेरियल ज्यादा यूज होगा, मटेरियल ज्यादा यूज होगा तो खर्चा बढ़ेगा। हम कम से कम मटेरियल, कम से कम खर्चे में सेफ्टी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें समझ आ रहा है ये ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो ब्रेड्थ बढ़ा के भी डेल्टा कम होगा, इसमें डिप्रेशन कम आएगा, डेप्थ बढ़ा के भी। बट डेप्थ की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डेप्थ बढ़ाने का फायदा ज्यादा होगा, डिप्रेशन कम आएगा, इसलिए हम इसकी डेप्थ को बढ़ाना प्रेफर करते हैं, ना कि ब्रेड्थ को। गॉट इट? एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है, सो ये आ गया। इसीलिए आप देखो रेलवे ट्रैक पे जो गर्डर्स होते हैं, और पहले भी स्टील गर्डर्स यूज करते थे हम, लंबी लंबी बार्स बिल्डिंग्स में ऊपर सपोर्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टली। वो कैसे बनाई जाती है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे, उसके बीच में एक वर्टिकल स्ट्रिप, आई शेप, क्रॉस सेक्शन उसका आई टाइप का होगा, ये जो इस डायग्राम में गिवन है आपको। ये ऊपर स्ट्रिप, ये एक साइड व्यू है इसका, साइड व्यू, साइड से देख रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि डेप्थ बढ़ाने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती है। ब्रेड्थ बढ़ाने से भी बढ़ती है, बट ब्रेड्थ की बजाय अगर डेप्थ बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद बेटा जी, a hollow shaft is found to be stronger than solid shaft made of equal material। अगर एक वर्टिकल शाफ्ट आप बनाते हैं, मान लीजिए आप स्टील यूज कर रहे हैं, एक साइड आप सॉलिड पिलर बनाए, एक साइड आप हॉलो बनाए, हॉलो का एक तो साइज बड़ा होगा, उतना ही मटेरियल यूज करें तो हॉलो का साइज बढ़ जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट है, सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उतना ही मटेरियल, क्योंकि मटेरियल हमारे लिए कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। आपको इस छत को सपोर्ट करने के लिए एक वर्टिकल पिलर लगाना है, हॉलो लगाएं या सॉलिड, तो हॉलो इज मच स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड। ये भी हमें इलास्टिसिटी के नॉलेज से पता चलता है। कैसे? अगर एक पिलर है सिलिंड्रिकल, उसका रेडियस है आर, उसकी लेंथ है एल, लेंथ एल है, इसका रेडियस आर है, तो इसके अंदर एक यूनिट का ट्विस्ट पैदा करने के लिए, एक रेडियन का ट्विस्ट पैदा करने के लिए इसको यहां से इधर टेंजेंशियली कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? याद है ना, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा में हम मेजर करते हैं, तो एक रेडियन का स्ट्रेन देने के लिए इसको कितनी टेंजेंशियल फोर्स, इस पे फोर्स की बजाय हम बात करेंगे टॉक, क्योंकि अपर सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, नीचे वाले पॉइंट के बोर्ड कुछ ना कुछ टॉक आएगा। तो एक यूनिट का ट्विस्ट लाने के लिए कितना टॉक इस पे लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज पाई ईटा आर टू द पावर 4 अपॉन ट्वाइस एल। लेंथ ज्यादा होगी तो कम टॉक से भी काम चलेगा, रेडियस ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा टॉक लगाना पड़ेगा, शेयरिंग मॉडुलस ज्यादा होगा तो ज्यादा टॉक लगाना पड़ेगा एक यूनिट का ट्विस्ट लाने के लिए। ठीक है, वैसे अगर हॉलो शाफ्ट होती तो यही फॉर्मूला है, पाई ईटा, बस इसमें आउटर रेडियस टू द पावर 4 माइनस इनर रेडियस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2l होगा, राइट। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास आ जाएंगी, ये सामने आपके लिखी हुई है। ठीक है, टाउ डैश, अगर हॉलो शाफ्ट में लाना हो तो उसके लिए टाउ डैश। अब आप टाउ डैश को टाउ से डिवाइड करो तो डिनोमिनेटर में 2l कैंसल आउट हो गया, पाई ईटा कैंसल आउट हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया, r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं r2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म आ गया, डिवाइड बाय r टू द पावर 4। अगर दोनों शाफ्ट सेम मटेरियल से बनी है, मतलब वॉल्यूम बराबर है, तो पहली का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, दूसरी का पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एल। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, पाई और एल दोनों कैंसल आउट हो गए, तो आर स्क्वायर इज r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो वैसे यहां पे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को r स्क्वायर लिखो, डिनोमिनेटर में r टू द पावर 4 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी ये। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, इस एक्सप्रेशन को, ये इसमें राइट साइड जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, इजंट इट। सॉलिड शाफ्ट के रेडियस का स्क्वायर, और अगर इसी को मैं हॉलो बनाऊं तो इसमें एक आउटर रेडियस होगा, एक इनर रेडियस होगा, दोनों के रेडियस के स्क्वायर्स का सम, पक्की बात है वो बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब टाउ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ होगी, यानी कि हॉलो शाफ्ट में यूनिट ट्विस्ट लाने के लिए ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अ सॉलिड शाफ्ट मेड
फ्रॉम इक्वल मटेरियल। जितना मटेरियल आपने हॉलो सॉलिड शाफ्ट बनाने के लिए यूज किया है, इतना ही मटेरियल आपने हॉलो शाफ्ट के लिए यूज किया, तो हॉलो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है। उसके बाद बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। जब भी आप किसी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है? जितना हम वर्क करते हैं। तो वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जब वायर को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कुछ भी करेंगे? जितना हमें वर्क डन करना पड़ा स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करने के लिए। मान लीजिए ये आपकी वायर है, आप इसको स्ट्रेच करके यहां तक लाए, इतनी लेंथ तक। ठीक है, ये डेल्टा एल आ गया। सपोज दिस इज डेल्टा एल। थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूं डायग्राम। तो जब डेल्टा एल इतना स्ट्रेच किया तो आपकी फोर्स अप्लाइड फोर्स थी एफ, रिस्टोरिंग फोर्स भी एफ थी। इसमें भी स्प्रिंग की तरह रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। जैसे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेन डेल्टा एल पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पे। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब डेल्टा एल हाफ होगा तो फोर्स भी हाफ होगी। तो चूंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्यों ना एवरेज फोर्स ले लें। शुरुआत की तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 थी, फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स F है, तो 0 इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू अपॉन 2, तो ये आ जाएगी मीन वैल्यू ऑफ फोर्स, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रेट पे वेरी करे देन इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू अपॉन 2 होती है उसकी मीन वैल्यू। सो अब वर्क डन कितना होगा? एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F बाई 2 इंटू डेल्टा एल। तो यही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। अब हमने एक काम किया, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल में राइट साइड को डिवाइड भी किया ए इंटू एल से और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं एफ अपॉन ए क्या होगा? स्ट्रेस। डेल्टा एल बाई एल क्या होगा? स्ट्रेन। और इंटू ए एल जब मल्टीप्लाई किया तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम। तो हमें एक नया रिलेशन मिल गया, potential energy stored in a stretched wire is always equal to half into stress into strain into volume of the wire। और अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये रिलेशन ज्यादा इजी है याद रखना। यहां पे हम स्मॉल यू से इसको डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल यू इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल यू इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज जस्ट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बस ये फॉर्मूला सफिशियंट है, याद रख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है स्ट्रेस ना गिवन हो, उसकी जगह यंग्स मॉडुलस गिवन हो, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा? यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। इंटू स्ट्रेन करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो आप अलग से याद रखो, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज, potential energy stored per unit volume is half stress into strain, just half stress into strain। और कोई एक चीज मिसिंग होगी, उसकी जगह यंग्स मॉडुलस गिवन होगा, तो फिर आप ये रिलेशन यूज करके ये डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। लास्ट में एक छोटी सी टर्म बेटा, पॉइजन्स रेशो। नो व्हाट इज पॉइजन्स रेशो? पॉइजन्स रेशो इज बेसिकली द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब तो बेटा जब आप वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम तो फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली कम होगा, तो साइड वाइज जो स्ट्रेन आ रहा है, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस या चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। हाँ, इसमें साइन नेगेटिव इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि बिकॉज इसमें चेंज नेगेटिव आ रही है, दैट इज वाई हम साइन यहां पे नेगेटिव यूज कर रहे हैं। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। हाँ, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से लेकर प्लस 0.5 के बीच में वेरी करनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये नेगेटिव साइड कम ही जाती है, ज्यादातर ये 0 से 0.5 के बीच में वेरी करती है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर बेटा। अब आपको ये नीचे ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस गिवन है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो डाउट्स हैं प्लीज सेंड द डाउट्स, फिर उसके बाद हम आगे फ्लूइड्स वाले पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।